नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का 55वां जिला पांडुरना जिला, जिसका गठन किया गया था अभी 2023 में, उसकी हम पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इम्पॉर्टेंट रहेगा आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि मध्य प्रदेश ईएसबी की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश जीके की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम कवर करेंगे पूरी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट जो कि पांडुरना ज़िले के अंतर्गत आता है। तो वीडियो शुरू कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का 55वां जिला जो कि अभी हाल ही में गठित किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। चलो ओके, तो ये रहा, ये छिंदवाड़ा जिला से एक्चुअली ये हुआ, किससे गठित हुआ है? छिंदवाड़ा जिला जो था उस जिले से अलग करके इसको बनाया गया है। और ध्यान रहे ये जबलपुर जो डिवीज़न है, जबलपुर जो संभाग है उसके अंतर्गत आता है। ये जबलपुर जिले के संभाग के अंतर्गत पहले 8 जिले आते थे, अब 9वां जिला बना है ये पांडुरना जिला। ठीक है, तो पांडुरना जिला का जो गठन हुआ था वो 5 अक्टूबर 2023 को हुआ था। जैसे कि यहाँ पर आपको मैप में दिख रहा है, ये पांडुरना जिला है जो कि छिंदवाड़ा लगा हुआ है। ये छिंदवाड़ा से लगा हुआ क्षेत्र है ये, ठीक है ना। अगर हम इसको जूम करें तो यहाँ से समझ में आएगा, छिंदवाड़ा की ही एक तहसील थी ये, जिसको कि हम अलग करके, ये छिंदवाड़ा से ही अलग करके पांडुरना तहसील को ज़िले में कन्वर्ट किया गया है, ज़िला बनाया गया है। डेट याद रखिएगा, 5 अक्टूबर 2023 को ये ज़िला बनाया गया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जबलपुर संभाग के अंतर्गत कितने ज़िले आते थे पहले। तो पहले स्वयं जबलपुर आता था, कटनी, दमोह, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया और सिवनी आते थे। तो अभी ये 9वां जिला बना है जो कि पांडुरना जिला है। तो कुल मिलाकर अभी आपके सामने यहाँ पर ज़िले कितने हो गए हैं याद रखिएगा। जबलपुर संभाग यानी कि जबलपुर डिवीज़न में कुल मिलाकर 9 ज़िले अब हो गए हैं। पहले 8 ज़िले थे, यानी कि मध्य प्रदेश के 8 ज़िले के जो 2 संभाग थे जिसमें कि इंदौर और जबलपुर आता था, अब इसमें जबलपुर में कुल 9 हो गए हैं और इंदौर में अभी 8 ही ज़िले आते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे पहला पॉइंट, ये छिंदवाड़ा ज़िले से अलग होकर बना है और ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है और ये जबलपुर संभाग का 9वां जिला है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इस ज़िले में मुख्य रूप से कितनी तहसीलें हैं। तो इस ज़िले में शामिल जो तहसीलें हैं वो 2 तहसीलें यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको, पांडुरना और सौंसर। ये 2 तहसील यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो पांडुरना जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पांडुरना है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें 2 तहसीलें हैं। एक तहसील खुद स्वयं पांडुरना जिसके नाम पर जिला बना है और दूसरी तहसील जो कि सौंसर है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अब पांडुरना जो जिला है उसके डेवलपमेंट ब्लॉक यानी कि विकास खंड कितने में इसको विभाजित किया गया है। तो स्वयं पांडुरना, सौंसर और बिछुआ। तो बिछुआ का जो कुछ हिस्सा है वो, ठीक है ना, वो इसमें आता है। तो मुख्यतः पांडुरना और सौंसर जो है ये डेवलपमेंट ब्लॉक है। तो बिछुआ का छोटा सा हिस्सा जो कि पांडुरना के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो पांडुरना जो कि मुख्य रूप से पांडुरना जिला के अंतर्गत आता है, पूर्ण रूप से पांडुरना जिले में है। और यहाँ पे सौंसर जो है वो भी पांडुरना जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन बिछुआ आंशिक रूप से, ठीक है ना, आंशिक रूप से जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो पांडुरना जिले के अंतर्गत आता है, बाकी का वो अन्य जिले के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे छिंदवाड़ा जिले से अलग होकर बना है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है और जबलपुर संभाग का ये 9वां जिला है। और याद रखिएगा ये क्या है, ये मध्य प्रदेश का 55वां जिला है। ठीक है, तो 55वां जिला आपको क्लियर हो गया और 2023 में इस जिले का गठन किया गया। ठीक है, चलिए अगला। और इसमें तहसीलें कितनी आती हैं? 2 तहसीलें एक्चुअल में आती हैं जो कि हैं कौन सी, पांडुरना और सौंसर। ठीक है ना, और ये इसका विकास खंड है जो जिसमें कि बिछुआ थोड़े से हिस्से में आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
अब पांडुरंग जिले की जो इंटर स्टेट बॉर्डर है यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी है, तो ये दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य जिसमें कि नागपुर और अमरावती जिले आते हैं उसके साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। ये महाराष्ट्र दिख रहा है आपको नीचे, मध्य प्रदेश का जो दक्षिण में है वो महाराष्ट्र की सीमा लगती है। तो महाराष्ट्र से लगा हुआ दो जिले यहाँ पे पड़ते हैं, एक नागपुर और दूसरा अमरावती। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तो गठन से पहले जो पांडुरना तहसील थी वो महाराष्ट्र का हिस्सा हुआ करती थी, यानी कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आती थी वो। बाद में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ उस समय पांडुरना को जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा बना था, तो पहले ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, तो ये नागपुर से का ही हिस्सा होता था, तो नागपुर से ये इसमें नागपुर जो अभी जो है वो महाराष्ट्र में आता है और अमरावती जो जिला है ये दोनों जिले जो आते हैं ये महाराष्ट्र के हैं, जो कि पांडुरना जिले से अपनी सीमा को शेयर करते हैं, साझा करते हैं, यानी कि उससे जुड़े हुए हैं। आंतरिक सीमा की बात करें तो मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं यहाँ पर जो कि इससे सीमा बनाते हैं। छिंदवाड़ा स्वयं, क्योंकि छिंदवाड़ा से अलग होकर बना है पांडुरना, और बैतूल, देखिएगा ये बैतूल दिख रहा है आपको कहाँ पर, ये है बैतूल, सॉरी ये है बैतूल। तो बैतूल से सीमा बनी हुई बनती है, बैतूल से नहीं, ठीक है, बैतूल से नहीं बनती है, सिवनी से बनती है, हाँ जी सिवनी से बनती है, ये गलत इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सिवनी से यहाँ पर आपकी सीमा बनती है, इसलिए इसको क्लियर रखना है, सिवनी से बनती है यहाँ पर। तो यहाँ पे अपन सिवनी लिख देते हैं, सिवनी से बनती है ये, और छिंदवाड़ा से अपनी इस बॉर्डर को छूता है। क्लियर हो गया, तो क्लियर हो गया, दक्षिण में महाराष्ट्र जिला अमरावती और यहाँ पर सिवनी, ठीक है ना, यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, सिवनी जो जिला है उससे अपनी पांडुरना की जीव सीमा को साझा करता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, भौगोलिक स्थिति और जलवायु की बात करें, यानी कि जोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं इसमें। तो बात करते हैं पांडुरना जिले की, तो इसका कुल क्षेत्रफल जो कि कितना है 1522.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये कुल फैला हुआ है, ठीक है ना। पांडुरना जिला यहाँ फैला हुआ है, तो इसका कुल क्षेत्रफल जो कि कितना है 1522.22 वर्ग किलोमीटर में। तहसील की बात करें तो टोटल 2 तहसीलें हैं इसमें, जो कि है पांडुरना और सौंसर। विकासखंड जो कि 3 है, जिसमें पांडुरना, सौंसर और बिछुआ का कुछ हिस्सा विकासखंड के अंतर्गत आता है, यानी कि डेवलपमेंट ब्लॉक। संभाग की बात करें तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है और ये नवा जिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, अब आगे सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जो बच्चे ESB की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश GK की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की बात कर लेते हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का ये क्षेत्र है जो कि डेक्कन ट्रैप का हिस्सा, यानी कि जो दक्कन ट्रैप है उसके हिस्से के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो काली मिट्टी जो कि पूरे के पूरे डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है। दक्कन का जो पठार है उसके अंतर्गत पाई जाने वाली जो मिट्टी है मुख्य रूप से वो काली मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी के हिस्से के अंतर्गत आता है पांडुरना जिला, ठीक है ना। तो ये काली मिट्टी की अगर विशेषता की बात करें तो काली मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है ना, और इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है, ये काफ़ी ज़्यादा नमी को सोख के रखती है, ठीक है ना। और इसके में जो फसल होती है वो कौन कौन सी होती है ये आपको याद रखना है, क्योंकि फसलों पे क्वेश्चन बनते हैं। तो काली मिट्टी में जो फसल होती है उसमें कपास, सोयाबीन, गेहूँ, चना, तुअर, मक्का, ये सारी जो फसलें होती हैं ये काली मिट्टी में बहुत अच्छे से होती हैं, ठीक है। और काली मिट्टी जो है वो ये मिट्टी डेक्कन ट्रैप से बनी हुई है और बेसाल्टिक चट्टानों का जो अपक्षय होती है, बेसाल्टिक जो रॉक होती हैं उस रॉक का अपक्षय होता है, यानी कि वो धीमे धीमे पानी के घर्षण के कारण जब उसमें से कण निकलते हैं तो उससे निकलकर इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से निर्मित होती है क्या, काली मिट्टी, जिसको कि ब्लैक सॉइल बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। प्रमुख नदियों की बात करें पांडुरना जिले में, तो पांडुरना जिले में प्रमुख नदी एक है जाम नदी और दूसरी है कान्हन नदी। तो जाम नदी जो है ये प्रमुख है इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी के तट पर यहाँ पर जो प्रसिद्ध मेला है जो कि पहले छिंदवाड़ा का हिस्सा होता था लेकिन अब ये पांडुरना का है। तो ये जाम नदी के तट पर ही गोटमार मेला लगता है। गोटमार जो मेला है, जो ऐतिहासिक मेला है, वो यहाँ पर हर वर्ष लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको
ये जाम नदी, ठीक है ना, जिसके तट पर गोटमार मेला लगता है। साथ ही साथ में कानन नदी है, और इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ये एक नदी है जो कि आगे जाके वैनगंगा जो नदी है उससे आकर ये मिलती है। और वैनगंगा किसका तंत्र है, किस अफवाह का तंत्र है, ये गोदावरी का। तो आगे वैनगंगा गोदावरी से आके मिल जाती है। तो ये कानन नदी जो वैनगंगा नदी में आके मिलती है। और वैनगंगा जो कि प्राणहिता, क्योंकि यहाँ से जो वर्धा से जो नदी निकलती है कानन नदी, तो कानन नदी से के साथ में ये वैनगंगा के आके मिलती है। और वो गंगा का जो तट है वो प्राणहिता नदी के रूप में कहलाता है जब ये दोनों मिल जाती हैं। जब दोनों मिल जाती हैं तो वो वाला क्षेत्र जो है वो प्राणहिता कहलाता है। तो प्राणहिता नदी जो आगे जाके जब मिल जाती है, क्योंकि अगर हम इसको फैक्ट में समझें तो इधर ऊपर से यहाँ से हम बात करें तो ये कान्हा नदी मिल गई, और इधर से बात करते हैं तो यहाँ से ये वैनगंगा नदी मिली, वैनगंगा वी से लिख देते हैं। और ये वाला जो नदी आगे बढ़ रही है ये प्राणहिता नदी कहलाती है, ये होती है प्राणहिता नदी। तो ये प्राणहिता नदी मिल गई, और ये आगे जाकर ये किससे, यहाँ से बात करें तो ये गोदावरी से आके मिलती है। तो इस तरीके से ये मैप मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर हो गया। तो आगे जाके ये गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। तो ये याद जरूर रखिएगा, जाम नदी के तट पर गोटमार प्रसिद्ध मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, वन जीव तंत्र की बात करें, तो यहाँ पर शुष्क, कटीले और पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। डिसीडियस फॉरेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। और यहाँ पर टीक यानी कि सागौन का जो पेड़ है, यानी कि सागौन के वन की ये मुख्य विशेषता है, सागौन का पेड़ अधिक पाए जाते हैं यहाँ पर, सागौन के वन अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। तो पांडुरना में मुख्य रूप से जो पाए जाने वाले वन है वो कौन से हैं, ये मुख्य रूप से शुष्क, कटीले और पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और यहाँ पे सागौन के वन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो पाए जाने वाले प्रमुख जीव हैं उसमें चीतल पाया जाता है, सांभर पाया जाता है, और नीलगाय पाई जाती है। साथ में जंगली सूअर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, भालू और तेंदुआ। ये जो जीव हैं, ये वन्य जीव, ये पांडुना जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला पॉइंट देख लेते हैं अपन। कृषि के बारे में बात करें, पांडुना में जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, तो यहाँ पे संतरे का उत्पादन होता है। पांडुना और सौंसर का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का कैलिफोर्निया या फिर ऑरेंज बेल्ट कहा जाता है। नागपुर के नज़दीक होने के कारण, क्योंकि नागपुर की बॉर्डर पांडुना से छूती है, तो नागपुर के नज़दीक होने के कारण, बिल्कुल क्लोज होने के कारण, यहाँ पर जो बेल्ट है वो संतरे का बेल्ट यहाँ पर लगता है। और ये जो संतरा है यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है, ठीक है ना। पांडुना में संतरा होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नागपुर से लगा हुआ है, और नागपुर में भी क्या संतरा अधिक होता है। संतरे के लिए वो जो मिट्टी है उसकी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और संतरे के लिए अनुकूल कहलाती है, इसलिए यहाँ पर भी बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है पांडुना नागपुर से। तो यहाँ पर भी उसी तरीके की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, और साथ में संतरे की खेती के लिए अनुकूल मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। नागपुर से नज़दीक होने के कारण ये यहाँ के जो संतरे की मांग है वो भी देश विदेश में सबसे अधिक होती है। यहाँ से बेहतर परिवहन सुविधा है, जिससे कि किसानों के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में भी उभरा हुआ है। अगर प्रमुख कृषि उत्पाद की बात करें तो संतरा यहाँ पर प्रमुख फसल है। उसके बाद में धान की फसल ली जाती है, यहाँ पे गेहूँ की फसल ली जाती है, चना होता है, यहाँ पे सोयाबीन होता है और तुअर होती है। तो ये प्रमुख फसलें पांडुना में होती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर स्थानीय मंडी पांडुना और सौंसर में स्थित है, ठीक है। साथ ही साथ में इसके प्रमुख बाज़ार जो हैं नागपुर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर इसके प्रमुख बाज़ार हैं। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये मध्य प्रदेश का कैलिफोर्निया कहलाता है, और साथ में ऑरेंज बेल्ट भी इसको कहते हैं, और संतरे का उत्पादन पांडुना में होता है, ठीक है। अगला यहाँ पर कपास होती है। यहाँ पे काली मिट्टी होने के कारण यहाँ पे कपास की खेती बड़े पैमाने में होती है। काली मिट्टी जो कि कपास के लिए उत्तम होती है, इसलिए कपास होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
अगर मिनरल्स की बात करें पांडुर्ना में, तो सौंसर का जो क्षेत्र है वो मैग्नीज का बेल्ट कहलाता है। यहाँ पे मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीज सौंसर क्षेत्र के लिए यहाँ पे सबसे मैग्नीज का भंडार के लिए ये जाना जाता है, मैग्नीज। ठीक है ना, जो कि सौंसर क्षेत्र में, सौंसर का जो क्षेत्र है वो मैग्नीज के लिए है। क्लियर हो गया। साथ ही साथ में अन्य खनिज जो जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं? यहाँ पे बॉक्साइट भी मिलता है, डोलामाइट, साथ में चूना पत्थर भी थोड़ी मात्रा में मिलता है, और बालू पत्थर भी यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोलॉजी यानी कि भूवैज्ञानिक संरचना की बात करें तो सौंसर सीरीज के नाम से पांडुर्ना में एक सीरीज है, जो सौंसर सीरीज है, पॉपुलर सीरीज है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो पांडुर्ना जिला कौन सी सीरीज के लिए पॉपुलर प्रसिद्ध है? कौन सी सीरीज पाई जाती है? यहाँ पे सौंसर सीरीज पाई जाती है। और यहाँ की जो चट्टानें हैं बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें कि मैग्नीज और क्रोमाइट के निक्षेप मिलते हैं। मैग्नीज और क्रोमाइट जो है वो यहीं प्राप्त होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगला बढ़ते हैं आगे पॉइंट में। इतिहास और कला संस्कृति यानी कि हिस्ट्री और कल्चर की बात करें तो इतिहास की दृष्टि से ये क्षेत्र प्राचीन समय में राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी है, वंश है, उसके बाद में गोंड डायनेस्टी यानी कि गोंड राजाओं के अधीन रहा ये। और छिंदवाड़ा के देवगढ़ जिले, देवगढ़ का जो किला है वो राजाओं का प्रभाव यहाँ पर स्थित था। ठीक है, तो ये इतिहास और कला संस्कृति से जुड़ी हुई बातें जो कि पांडुर्ना जिले के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में यहाँ पर 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश का शासन था। अगर हम बात करें मध्यकाल में तो मध्यकाल में यहाँ पर जो शासन था वो मध्यकाल के शासन की बात करें तो मध्यकाल में यहाँ पर राष्ट्रकूट के शासन के पश्चात यहाँ पर स्थानीय लोकल जो पावर थी उनका यहाँ पर कंट्रोल हो गया था। उसके बाद में 14वीं से लेके 18वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पर गोंड शासकों ने शासन किया। ध्यान रखिएगा, गोंड शासक जो थे, गोंड में संग्राम शाह से लेकर जो अन्य शासक रहे, दुर्गावती, संग्राम शाह, मदन शाह, ये सब जो शासक थे ये गोंड शासक थे। तो इन्होंने शासन किया था कितनी? 14वीं ईस्वी से लेके 18वीं ईस्वी के बीच में गोंड शासकों का शासन यहाँ पर रहा। देवगढ़ के किले का प्रभाव यानी कि देवगढ़ पर जो कि छिंदवाड़ा का एक क्षेत्र है वहाँ पर गोंड शासकों का यहाँ पर प्रभुत्व देखने को मिलता है। उसके बाद में 18वीं शताब्दी के बाद में 18वीं सेंचुरी से लेके 1947 तक यहाँ पर ब्रिटिश शासन यहाँ पर रहा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो ये पांडुर्ना जिला जो कि यहाँ पर आपको अस्तित्व में आएगा 2023 में। ठीक है, तो 2023 में ये अस्तित्व में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य मैंने क्लियर कर दिया आपको, गोंड साम्राज्य ने यहाँ पे शासन किया। देवगढ़ के किला जहाँ पे जो कि जिसमें भी कि राजा का प्रभुत्व यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला पॉइंट यहाँ पर अपन देख लेते हैं। भाषा की बात करें तो यहाँ पर मराठी हिंदी भाषा का मिश्रण यहाँ पर बोला जाता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पे मराठी भाषा का भी प्रभाव है, साथ ही साथ में हिंदी भाषा का भी यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोनों की मिश्रित संस्कृति यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि यह महाराष्ट्र की सीमा में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे गोंडी और कोरकू जनजाति के लोग भी रहते हैं। तो दोनों जनजातियों की यहाँ पे बोली भी बोली जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मराठी और हिंदी भाषा का मिश्रण है, और साथ ही साथ में यहाँ पर गोंड और कोरकू जनजाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों जनजातियों की बोली भी बोली जाती है। तो पहली बात मराठी, दूसरी हिंदी, साथ में जनजाति बोलियों की बात करें तो गोंडी भाषा और कोरकू भाषा का भी यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है। ये दोनों जनजाति यहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था गोटमार मेला। तो गोटमार मेला कहाँ पर लगता है? पांडुर्ना जो जिला है उसी का है, और उसकी नदी मैंने आपको बताई थी जाम नदी के तट पर लगता है। ये आपको दिख रहा होगा गोटमार मेला खेलते हुए लोग,
गोटमार यानी कि यहाँ पर विशेषता है इस चीज़ की यहाँ पर कि यहाँ पर पत्थर एक दूसरे के ऊपर नदी के दोनों तरफ में दोनों क्षेत्र में लोग खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर पत्थरबाजी करते हैं। उसी को गोटमार मेला कहा जाता है। और ये भाद्रपद की अमावस्या यानी कि पोला जो फेस्टिवल होता है उसके अगले दिन ये त्यौहार मनाया जाता है, गोटमार मेला मनाया जाता है। विशेषता ये है कि नदी के बीच में एक पलाश का पेड़ पर झंडा लगाया जाता है और पांडुरना और सांवर गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर मारकर झंडा गिराने की होड़ करते हैं। और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया हुआ है ना, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। तो ये दो गांव के लोग हैं, पांडुरना गांव के लोग और सांवर गांव के लोग हैं, एक दूसरे पर पत्थर मारते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो स्थान कहाँ पर है? ये पांडुरना में है। और ये भाद्रपद की अमावस्या, ठीक है ना, अमावस्या पे जो पोला त्यौहार है उसके अगले दिन ये मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर एक पेड़ है जो कि पलाश का पेड़ है, यानी कि खाकर का जो पेड़ होता है जिसमें पलाश के फूल लगते हैं, उसके ऊपर झंडा लगा दिया जाता है। ये झंडा दिख रहा है आपको, झंडा लगाया जाता है और उसके बाद में यहाँ पर उस झंडे को गिराने का प्रयास करते हैं, तो उससे पत्थरबाजी होती है एक दूसरे के ऊपर में, तो उससे पत्थर भी लगते हैं। ये देखिए, ये झंडा लगाया गया है और इस झंडे को गिराने का प्रयास किया जाता है दोनों तरफ से। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। पांडुरना जिले की धार्मिक और पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे चमत्कारी हनुमान मंदिर, जिसको कि जाम शामली कहा जाता है, ये सौंसर तहसील में स्थित है। और यहाँ भगवान हनुमान की शयन मुद्रा में लेटी हुई एक प्रतिमा है, ये आपको दिख रही होगी। ये प्रतिमा है हनुमान जी की लेटी हुई है यहाँ पे। ये चमत्कारी हनुमान जनसावली मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और ये पीपल के पेड़ के नीचे से प्रकट हुई एक स्वयंभू मूर्ति भी मानी जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और अगला है यहाँ पर अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मोहगांव हवेली में है। इसे कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 12.5 ज्योतिर्लिंग भी माना गया है इन्हें। टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इनको आधा ज्योतिर्लिंग यानी कि मान के इनको 12.5 ज्योतिर्लिंग भी माना गया है। इसकी वास्तुकला जो है वो महामृत्युंजय यंत्र पर आधारित है। ये आपको दिख रहा होगा सेकंड पॉइंट, ये अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग की आपको तस्वीर दिख रही होगी। और यही जो है ये 12.5 ज्योतिर्लिंग के रूप में इनको माना जाता है। ठीक है, तो ये पांडुरना जिले में है। धार्मिक और पर्यटन स्थल की बात करें, अगला बात करें तो यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है वो क्या है? वह है घोघरा वाटरफॉल, जो कि कान्हन नदी और उसकी सहायक धाराओं के द्वारा निर्मित है, जो कि सौंसर के पास में एक सुंदर प्राकृतिक झरना है, यानी कि नेचुरल वाटरफॉल के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये रहा इसका पर्यटन स्थल पांडुरना का, जो कि है क्या? घोघरा वाटरफॉल, और जो कि कान्हन और उसकी सहायक नदियों की धारा से निर्मित एक नेचुरल वाटरफॉल के रूप में जाना जाता है। तो ये था पूरी जानकारी जो कि पांडुरना जिले की ओर ऊपर मैंने आपको बताई। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ में इसी तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आई होप आपको पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा। बार बार देखने पर आपको पांडुरना जिला की एक एक जानकारी पूरी याद हो जाएगी, जब तक आप इसको लगातार रिवाइज करते रहेंगे। तो अगला वीडियो के लिए मैं तब तक इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगला वीडियो फिर लेके आऊँगा, जिसमें कि मैं अगला ज़िला आपको बताऊंगा, जो नवीन ज़िला है उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।